गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 80 प्लांट फिजियोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर 79 में आपने डिस्कस किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उसमें बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा उससे पहले हमने नाइट्रोजन साइकिल को ऑब्जर्व किया, नेचर में कैसे नाइट्रोजन साइक्लिंग प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है या होता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें होने वाले जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनमें आप बायोलॉजिकल फिक्सेशन कह रहे हैं, जिसमें आप अमोनिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये सब प्रोसेसेस क्या हैं, इन सबको आपने ऑब्जर्व किया। क्लियर? तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन में लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं एंजाइम। तो देखिए सीधे ही मैं नाइट्रोजनेज एंजाइम पे आ जाता हूं, इसकी डिटेल पहले हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, आप ये कह रहे हैं द नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स परफॉर्म द N2 फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। N2 फिक्सेशन, ठीक है। देखिए ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टूडेंट्स 2 प्रोटीन्स कंटेन करता है। तो नाइट्रोजनेज, इसके लिए आप कहेंगे 2 प्रोटीन्स, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज नाइट्रोजनेज, और इसमें 2 प्रोटीन्स आप कह रहे हैं डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, ठीक है, एंड डाइनाइट्रोजनेज। ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजनेज है उस नाइट्रोजनेज में 2 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो आयरन प्रोटीन है बेसिकली, Fe प्रोटीन, एंड इट कंटेन बोथ iron and molybdenum, iron and molybdenum, ठीक है। इट कंटेन 2 प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है मॉलिब्डेनम उसका कोफैक्टर होता है। मॉलिब्डेनम स्टूडेंट्स क्या है? कोफैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी ने डिटेल में पहले भी लिखा है। क्लियर? उसके ठीक बाद आप ये कहेंगे ये जो है वो फेरिडॉक्सिन को होल्ड करता है, इसमें एक फेरिडॉक्सिन प्रेजेंट होता है, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। जो फेरिडॉक्सिन है वो स्मॉल प्रोटीन है कंटेनिंग FeS ग्रुप, स्मॉल प्रोटीन containing ferrous sulfur protein group। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है फेरिडॉक्सिन। यहां आप ये कहेंगे जो फेरिडॉक्सिन है ये एग्जैक्टली डोनर के फॉर्म में काम करता है। N2 फिक्सेशन जो है वो रिडक्टिव प्रोसेस है। देखो N2 फिक्सेशन ए रिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं। दिस रिडक्टिव प्रोसेस रिक्वायर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर ये स्टूडेंट्स रिक्वायर करती है। और मोस्ट N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है इनमें, जब नाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात आप कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे most N2 fixing organism
most N2 fixing organisms contain ferredoxin as electron donor, तो एक तरीके से जो फेरिडॉक्सिन है उस फेरिडॉक्सिन का रोल भी आपको क्लियर हुआ कि ये फेरिडॉक्सिन यहां क्या करता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो N2 फिक्सेशन की एक्टिविटी करता है, आपने कहा फिक्सेशन की एक्टिविटी ये है N ट्रिपल बॉन्ड N और फाइनली आप कहते हैं 2NH3, और हमने ये पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में कि एडिशनल हाइड्रोजन जो है वो यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है 16 ATP, इसके लिए रिक्वायर्ड है 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो 8H प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है जो है वो स्टूडेंट्स 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। कैसे है, फिर से ब्रीफ कर देता हूं। देखो, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एसोसिएट होगा। एनसीईआरटी ने आपको एक डायग्राम दे रखा है ऐसे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसी का रेफरेंस देखो ले लेता हूं मैं। 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बाइंडिंग साइट हो गया इनका, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्लियर, तो यहां से आप इसको प्रोवाइड करिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एग्जैक्टली आपके पास हुआ NH डबल बॉन्ड NH, देन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप कहिए NH2 NH2, और फाइनली फिर से आप देखिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन NH3 2NH3। क्लियर, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 2NH3 बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स ये प्रोडक्टिविटी आपके पास है। एडिशनल क्या प्रोड्यूस कर लिया गया, H2, क्योंकि आपने कहा कितने रिक्वायर्ड, एक्चुअल में रिक्वायर्ड है 6 ओनली। ठीक है, जबकि वहां यूज हो रहे 8। ये नीट 2020 में इस बार क्वेश्चन था, नीट 2020 जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। हो गया, तो देखो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये हुआ। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है किसके पास, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में N2 फिक्सेशन करते हैं, किसके पास नाइट्रोजनेज है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेन नाइट्रोजनेज एंजाइम। अब राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरियम है, फ्री लिविंग बैक्टीरियम है, एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है। N2 फिक्सेशन करने के लिए इसको एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, एनारोबिक कंडीशन की इसको रिक्वायरमेंट होगी, तो ये होस्ट प्लांट जो लेग्यूम प्लांट है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और लेग्यूम प्लांट की सेल में आप ये कह सकते हैं लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या O2 फ्री एनवायरमेंट गेन कर लेता है। अब वो जो O2 फ्री एनवायरमेंट गेन किया गया वो किसकी हेल्प से किया गया, तो आप जानते हैं ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये O2 सेंसिटिव है। नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, O2 सेंसिटिव है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एक्ट नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट्स लैग हीमोग्लोबिन
लैग हीमोग्लोबिन जो है वो O2 स्कैवेंजर के फॉर्म में, O2 स्कैवेंजर के फॉर्म में स्टूडेंट्स एक्ट करता है। O2 स्कैवेंजर के फॉर्म में एक्ट करके ये क्या करेगा, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजिनेज। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। एंड इट इज द एनालॉगस ऑफ, दिस वन इज द एनालॉगस ऑफ, किसका एनालॉगस होगा, आप ये कहेंगे ये हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस लैग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, नोट करें आप, लैग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही आप कहिए जो लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स बनती हैं, ये रूट नोड्यूल्स या हेल्दी रूट नोड्यूल्स आप कहेंगे कैसी होती हैं, पिंक इन कलर, पिंक इन कलर। ये पिंक कलर अपीयरेंस में स्टूडेंट्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये N2 फिक्सेशन का प्रोसेस है, आपने कहा ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, तो ये जो N2 फिक्सेशन का प्रोसेस है ये किस में हुआ, अनएरोबिक कंडीशंस में, अनएरोबिक कंडीशन। अब एक क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, जैसे आप पढ़ते हैं डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी आप पढ़ के आए, तो आपने कहा एनाबीना और नोस्टॉक हैं जो बीजीए हैं, ये एग्जैक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, जबकि वो तो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है। जो कंप्लीटली अनऑक्सीजनिक होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि जो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो अनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इजीली कर लेगा, बिकॉज द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस रिक्वायर द एनारोबिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वहां तो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उसको मिला। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना और बीजीए, एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, और ये स्टूडेंट साइनोबैक्टीरिया आप कह रहे हैं एनाबीना एंड नोस्टॉक। ये एनाबीना और नोस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया और बीजीए हैं, ये ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है, O2 इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जब करती हैं तो ऑक्सीजन को इवॉल्व करती हैं। तो यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैसे हो पाता है, जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए अनऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो स्टार लगा के लिखें आप, आपके पास स्पेसिफिकेशन है, दे कंटेन हेटेरोसिस्ट, दे कंटेन हेटेरोसिस्ट, ये मैंने डाइवर्सिटी में भी डिस्कस किया था। देखिए हेटेरोसिस्ट जो है वो आप कहिए थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। हेटेरोसिस्ट स्टूडेंट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, इम्परमिएबल टू गैसेज, इम्परमिएबल टू गैसेज बट परमिएबल फॉर द नाइट्रोजन, परमिएबल टू N2 या नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन का साइट है हेटेरोसिस्ट, और आप ध्यान रखें क्यों ये साइट बन पाया, बिकॉज इट लैक PS सेकंड, लैक PS सेकंड। अब फोटोसिस्टम सेकंड अगर ये लैक करता है तो इसका मतलब फोटोसिस्टम सेकंड लैक करेगा, नो O2 इवोल्यूशन, किसी भी तरीके से ये O2 इवॉल्व नहीं कर पाएगा। और ऑक्सीजन इवोल्यूशन या O2 इवोल्यूशन इसमें अगर नहीं होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन या O2 इवोल्यूशन स्टूडेंट्स इसमें नहीं होगा, तो आप ये कहेंगे वहां अनऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जो हेटेरोसिस्ट है उस हेटेरोसिस्ट में इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया में आपने कहा लैग हीमोग्लोबिन O2 स्कैवेंजर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द होमोलॉग ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लिखा हुआ मैंने, होमोलॉग ऑफ
हीमोग्लोबिन, ठीक है, होमोलॉग। मैंने पहले अगर एनालॉग बोला है सही नहीं, होमोलॉग, होमोलॉगस है ना, फंक्शनिंग फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ N2 फिक्सेशन है। जैसे साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और बीजीए जो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे होता है, हेटेरोसिस्ट आपने कहा स्पेसिफिक साइट है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूम प्लांट्स के साथ एसोसिएट करते हुए कॉर्टिकल सेल्स में N2 फिक्सेशन करता है और उन सेल्स में O2 फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर के फॉर्म में स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, वहाँ जो एक्टिव साइट है नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की, वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन को हटा देता है और अनऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता है। तो इस तरीके से फिक्सेशन का प्रोसेस हो पाता है, ठीक है। तो पहले हम नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, और वो जो लेग्यूम प्लांट्स में N2 फिक्सेशन में नोड्यूल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंडर ही आता है। उसके बाद कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की आपसे मैं बात करूंगा जो N2 फिक्सेशन का प्रोसेस करती हैं, ठीक है। तो अगला टाइटल आप मेंशन करें, N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स। ये स्टूडेंट्स आपको अब डिस्कस करना है। एक परफेक्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ इसमें हम जाएंगे, डिटेल में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्रॉपर स्पेस के साथ इसको नोट डाउन करें जिससे फर्दर आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, और मैं यहां डिस्कस आपसे कर रहा हूं बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, ठीक है। तो देखिए ये जो लेग्यूम्स या लेग्यूम प्लांट्स हैं, इनमें जो फिक्सेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स होता है, इस फिक्सेशन प्रोसेस में आप कहें राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट्स, इन स्टूडेंट्स राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट्स के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया N2 फिक्सेशन कर रहा है और लेग्यूम प्लांट्स जो हैं उनको फिक्स्ड फॉर्म मिल रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया को बेनिफिट ये है कि उसको अकोमोडेशंस और न्यूट्रिशन उस टाइम मिल जाता है। तो एक तरीके से देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये है या सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है फॉर N2 फिक्सेशन। सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन में दोनों बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन आप ध्यान रखें इट इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी प्रोसेस, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम आपको दे रखा है, फ्रेंकिया आपको दे रखा है। इस राइजोबियम का अगर नेचर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम है। दिस इज द फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम। तो इसका मतलब ये फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल में भी रह सकता है। फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम है तो उसमें कंडीशन कौन सी होगी, एरोबिक। आप ध्यान रखें फ्री लिविंग कंडीशन में जब रहेगा तो एरोबिक कंडीशन में है, और ऑब्वियस है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो नेचर है वो क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स। अब प्लांट के साथ जब इंटरेक्ट करता है, ये तो राइजोबियम का एक्चुअल स्टेटस है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब ये आता है स्टूडेंट्स, तो आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आप कहेंगे सर्वाइव इन O2 फ्री एनवायरमेंट। कौन, राइजोबियम सर्वाइव इन O2 फ्री एनवायरमेंट। ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में ये सर्वाइव करता है, और आपने पहले पढ़ लिया है कि यहाँ जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है वो लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां आप ये बात क्लियर कर लेंगे, इस टाइम राइजोबियम बैक्टीरिया न्यूट्रिशन जो है वो किससे ले रहा है, लेग्यूम प्लांट से ले रहा है, तो हेटेरोट्रॉफिक नेचर को शो करता है,
ठीक है। उसके बाद देखिए अगली काम की बात स्टूडेंट्स क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ साथ एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ क्लियर रखें कि जो फ्रेंकिया है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इसका नेचर अगर आप देखें ड्यूरिंग फिक्सेशन, सिम्बायोटिक विद नॉन लेग्यूम प्लांट्स, सिम्बायोटिक विद नॉन लेग्यूम प्लांट्स। जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके साथ ये सिम्बायोटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है। बेसिकली ये जो फ्रेंकिया है वो भी फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम है। ये भी क्या है, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम, कीमोट्रॉफिक नेचर का है। तो इन दोनों के लिए एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट मेंशन करती है, राइजोबियम एंड फ्रेंकिया कैन सर्वाइव या प्रेजेंट इन द फ्री लिविंग कंडीशन इन सॉइल और एज द सॉइल बैक्टीरियम। तो देखो राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों के लिए कंबाइंडली आप ये लिख सकते हैं फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम। ऑब्वियस है एरोबिक कंडीशन में होंगे और कीमोट्रॉप्स होंगे ये, लेकिन ये दोनों ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जाते हैं। फ्रेंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है लेग्यूम प्लांट्स के साथ, सॉरी नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ, जैसे एलनस आपको एग्जांपल दे रखा है वहां नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ ये फिक्सेशन करता है और एग्जांपल आपको दे रखा है एलनस, ठीक है। और ये देखिए जो राइजोबियम है, ए और बी एग्जांपल में लिख रहा हूं, राइजोबियम जो है वो आपको एग्जांपल दे रखा है लेग्यूम प्लांट्स के साथ N2 फिक्सेशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में रेस्पेक्टिवली लेग्यूम प्लांट्स एंड नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ N2 फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट्स के साथ N2 फिक्सेशन का प्रोसेस करता है वो स्टूडेंट्स नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू करता है, ठीक है। तो प्लांट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट में, इसको हम यहां डिस्कस करेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन, आप अगला टाइटल लिख लें, नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट्स। नोड्यूल क्या है, सबसे पहले आप कहेंगे नोड्यूल एन आउटग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, एन आउटग्रोथ ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स। साथ में ये जो नोड्यूल हैं एक्टिव साइट ऑफ N2 फिक्सेशन, ये जो है वो क्या है, एक्टिव साइट ऑफ N2 फिक्सेशन। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में कैसे बनता है, एक रूट के डायग्राम के साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेटिव फॉर्म में ही ले रहे हैं। देखिए ये किसी प्लांट की रूट पर आप कहेंगे रूट हेयर्स हैं और रूट हेयर्स आप जानते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स रूट हेयर्स जो नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं उनको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। आप ध्यान रखें अराउंड रूट हेयर्स के आसपास राइजोबियम बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं colonization, and just after colonization there will be the penetration. राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर्स के आसपास स्टूडेंट्स कॉलोनाइज होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ कॉलोनाइज करवाने के लिए रूट हेयर्स या प्लांट जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स को सीक्रेट करता है, इसकी डिटेल में सेपरेटली डिस्कस करूंगा आपसे। तो जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया के आसपास आता है या रूट हेयर्स के आसपास राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बनता है राइजोस्फीयर। ये जो एरिया है इसको आप क्या कहेंगे, राइजोस्फीयर। तो फर्स्ट में कॉलोनाइजेशन एंड पेनिट्रेशन हो गया। कॉलोनाइजेशन और पेनिट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट्स ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ कॉर्टिकल सेल्स में स्टैब्लिश हो जाता है और सेकंड आप ये कह सकते हैं इमर्जिंग नोड्यूल
इमर्जिंग रूट नोड्यूल। ठीक है, तो कॉर्टिकल सेल्स जो हैं, इन कॉर्टिकल सेल्स में ये एस्टेब्लिश होता है और रूट नोड्यूल इमर्ज आउट करता है। आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो नोड्यूल है इसका साइज बढ़ने लगेगा और ये थर्ड स्टेप आप कह सकते हैं। कॉर्टिकल सेल्स जो है वो कंप्लीटली इन्फेक्टेड होने लगेंगी। यहां इसका जाइलम स्ट्रैंडम कह सकते हैं। तो जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स इन्फेक्ट होने लगेंगी और कॉर्टिकल सेल्स का जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन का मतलब यहाँ डिजीज और किसी डिसऑर्डर से नहीं है, ये कंप्लीट रीजन जो है वो कॉर्टॉइड रीजन कह दिया जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड रीजन, और ये इन्फेक्टेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? नोड्यूल। और फाइनली आप कहेंगे एक और स्टेप में हम बता सकते हैं, इस तरीके से फोर्थ स्टेप मैच्योर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया पेनिट्रेट हुआ कॉलोनाइज होने के बाद। पेनिट्रेशन के ठीक बाद आप कह सकते हैं अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं। अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें रूट नोड्यूल इमर्ज होने लगता है या रूट नोड्यूल बनने लगता है। ठीक है ना, तो ये देखिए कॉर्टिकल सेल्स जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया एंटर करने लगा है, वो एंटो फिक्सेशन करेगा, कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड होंगी तो ये इन्फेक्टेड रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये रूट नोड्यूल धीरे धीरे जो है वो इमर्ज होगा और ये रूट नोड्यूल जो इमर्ज होकर आता है ये स्फीरिकल आउटग्रोथ के फॉर्म में आता है। जैसे आपने आउटग्रोथ लिखा तो स्टूडेंट्स ये होती है स्फीरिकल आउटग्रोथ। ठीक है, तो इस तरीके से स्फीरिकल आउटग्रोथ के फॉर्म में रूट नोड्यूल जो है वो इमर्ज आउट होता है, या फिर आप कहेंगे आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर आता है। और ये जो रूट नोड्यूल हैं दे आर द साइट ऑफ या एक्टिव साइट ऑफ एंटो फिक्सेशन। अब फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, तो देखिए नोड्यूल फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वहां मैंने सिर्फ ब्रीफिंग करी है कि रूट में इस तरीके से रूट नोड्यूल दिखाई देंगे। यहां मैं अब स्टेप्स पे आ रहा हूं, वन बाय वन आप नोट करते रहें। देखिए स्टेप्स पे स्टूडेंट्स में आ रहा हूं। यहां सबसे पहले ये देखिए रूट हेयर है। रूट हेयर सेल के आसपास राइजोबियम बैक्टीरिया स्टूडेंट्स कॉलोनाइज होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कॉलोनाइजेशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन यहां जो होता है, तो देखिए यहां कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कहेंगे रूट हेयर है। रूट हेयर एपिडर्मल आउटग्रोथ होता है, ये एपिडर्मिस और एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया है इसको आपने बोला राइजोस्फीयर। देयर द कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन करवाने के लिए क्या किया जाता है, जो रूट हेयर है दैट सीक्रेट या होस्ट प्लांट सीक्रेट, होस्ट प्लांट सीक्रेट ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन स्टूडेंट्स प्रीकर्सर होता है इंडोल एसिटिक एसिड का, तो एग्जैक्टली इसको मैं कह सकता हूं ये ग्रोथ फैक्टर है। ये जो है वो क्या है,
ग्रोथ फैक्टर है और इस ग्रोथ फैक्टर के सीक्रेशन के कारण यहां जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया एग्जैक्टली रूट हेयर के आसपास कॉलोनाइज हो जाएगा। तो ये हुआ कॉलोनाइजेशन। अगले स्टेप में आप देखिए, जो रूट हेयर है इसमें स्टूडेंट्स रूट हेयर में कर्लिंग आएगी। तो सेकंड में कह रहा हूं यहां कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, और इसकी कर्लिंग के लिए यहां स्पेसिफिकली जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं वही रेस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया इसके आसपास कॉलोनाइज था वो राइजोबियम बैक्टीरिया इजीली इसमें पेनिट्रेट कर सके, राइजोबियम बैक्टीरिया इजीली एंटर कर सके, इसके लिए ये कर्लिंग में चला जाता है। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर यहां हुआ, तो यहां से होस्ट प्लांट सीक्रेट लैक्टिन, ठीक है, और इधर जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया की सेल सरफेस पर, सेल सरफेस कंटेन, बैक्टीरियल सेल सरफेस कंटेन क्या कंटेन करती है? तो आप लिखें कार्बोहाइड्रेट्स रिसेप्टर, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर या कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर होल्ड करती है, और जो होस्ट प्लांट है वो लैक्टिन सीक्रेट करता है। ये आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहां स्टूडेंट्स हुई केमिकल इंटरेक्शन। यहां क्या हुआ? केमिकल इंटरेक्शन इन बिटवीन द होस्ट प्लांट एंड द राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इस केमिकल इंटरेक्शन का रिजल्ट ये होगा कि केमिकल इंटरेक्शन के बाद इस राइजोबियम बैक्टीरिया को ये जो होस्ट प्लांट है, ये रूट हेयर है, वो अलाउ करेगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पेनिट्रेट कर सके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के पेनिट्रेट करने के लिए या राइजोबियम बैक्टीरिया के पेनिट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स यहां केमिकल इंटरेक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस रूट हेयर में पेनिट्रेट करेगा। ये देखिए, हमने रूट हेयर में इसका पेनिट्रेशन दिखा दिया है। थाउजेंड्स ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया यहां कॉलोनाइज होते हैं। तो ये स्टेप स्टूडेंट्स कहा जाएगा पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, पेनिट्रेशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? राइजोबियम बैक्टीरिया का पेनिट्रेशन हुआ। ए, बी, सी। थर्ड स्टेप में आप देखिए, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया को यहां एग्जैक्टली पेनिट्रेट करवा दिया। पेनिट्रेशन क्यों हुआ है? तो आपने कहा केमिकल इंटरेक्शन हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिसेप्टर या कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स बैक्टीरियल सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और आपने कहा लैक्टिन जो है वो होस्ट प्लांट सीक्रेट करता है। दिस लैक्टिन इज द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। तो एक तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन लैक्टिन और बैक्टीरियल सेल सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स हैं इनके बीच इंटरेक्शन हो जाता है। क्लियर? ऐसा होने पर आपने कहा स्टूडेंट्स ये पेनिट्रेट कर गया राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें। अब पेनिट्रेट करने के बाद वो फर्दर रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल्स को अप्रोच करेगा, और रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल्स को जब ये अप्रोच करता है, रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल्स को जब ये अप्रोच करता है तो एग्जैक्टली रूट हेयर सेल से कॉर्टिकल को अप्रोच करते हुए ये एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है, जिससे कंप्लीट कॉर्टिकल रीजन में इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सके। तो देखिए, ये रूट हेयर सेल
एपिडर्मिस, ठीक है। और इसमें ये हम स्टैब्लिश कर लेते हैं कॉर्टिकल रीजन। आपको रूट की एनाटॉमी स्टूडेंट्स पता है, जो रूट्स हैं उनमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है स्पेसिफिक एस्पिरिन स्ट्रिप्स के साथ, लेकिन हाइपोडर्मिस की प्रेजेंस रूट्स में नहीं होती है। एनाटॉमिकल लेयर जो हाइपोडर्मिस हम कहेंगे वो प्रेजेंट नहीं होगी। ये अल्टीमेटली एंडोडर्मिस, जिसका आप कहेंगे एडजॉइनिंग जो सेल्स हैं वो सुबेरिनाइज्ड होती हैं, पासेज सेल ये मेन एंट्री के लिए खुली रहती है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। और ये आप जानते हैं जाइलम कैविटी, अल्टरनेटिव प्रेजेंस होगी जाइलम फ्लोएम की, क्योंकि रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया स्टूडेंट्स यहाँ एंटर कर गया था, ये राइजोबियम बैक्टीरिया अब एक इन्फेक्शन थैलेड का फॉर्मेशन करता है और यहां से होते हुए ये फर्दर आप कहिए इस तरीके से पूरे कॉर्टिकल रीजन में स्प्रेड हो जाता है। पूरे कॉर्टिकल रीजन में ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। इसको आप कहेंगे, देखिए ये सेल बायोलॉजी का रेफरेंस अब आपको पुट करना पड़ेगा, इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। It is basically the membranous extension, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में पूरा डायग्राम बना लूं, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन और इन्फेक्शन थ्रेड में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है स्टूडेंट्स, इसका मूवमेंट एग्जैक्टली होता है। और पूरे कॉर्टिकल रीजन में आप ये कह रहे हैं स्प्रेड हो जाता है, सेल टू सेल एग्जैक्टली इसकी स्प्रेडिंग होती है। तो इन्फेक्शन ऑफ कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन में इन्फेक्शन हुआ तो फाइनली ये देखिए ये कंप्लीट कॉर्टिकल रीजन है, जाइलम, उससे पहले एंडोडर्मिस, ठीक है। ये रूट एंडोडर्मिस स्टूडेंट्स, तो यहां कंप्लीट जो रीजन है ये नोड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, और नोड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट इन्फेक्शन हो जाता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के एंटर करने के कारण हुआ था। ये आप कहेंगे रूट नोड्यूल बना। अब कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड, और कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड होने से एक आउटग्रोथ बन जाती है, और ये स्टूडेंट्स जो आउटग्रोथ होती है, यही आउटग्रोथ क्या बनाती है, रूट नोड्यूल। तो देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमने ए बी सी, ये हमारा डायग्राम डी कहिए आप, और ये कह दीजिए ई। अब फाइनली जो नोड्यूल बनेगा वो नोड्यूल जाइलम को अप्रोच करेगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जाइलम को क्यों अप्रोच करेगा, क्योंकि देखिए जाइलम जो है उसी के थ्रू यहाँ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन एमाइड्स के फॉर्म में होता है। जो मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एमिनो एसिड से एमाइड्स बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन
जाइलम के थ्रू होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जाइलम वेसल्स जो हैं उनके थ्रू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और एमाइड्स का ट्रांसलोकेशन होता है। इसीलिए आप ये कहते हैं कि जो जाइलम है वो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का भी ट्रांसफर करता है। तो देखिए वापस यहां से आइए आप, हम पढ़ रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, आप डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा बैक्टीरिया इसके आसपास कॉलोनाइज हुआ। बैक्टीरिया को अपने आसपास कॉलोनाइज करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट किया जाता है। कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे हुआ? बाय सीक्रेटिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर यहां स्टूडेंट्स सीक्रेट किया गया, कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया यहां हुआ। ग्रोथ फैक्टर यहां जो सीक्रेट किया गया है वो आपने कहा क्या है? ट्रिप्टोफैन है। ये ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट किए जाने से बैक्टीरिया रूट हेयर सेल के आसपास कॉलोनाइज हुआ। तो फर्स्ट स्टेप आपने कहा देयर द कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसके आसपास कॉलोनाइज होने के साथ साथ राइजोबियम बैक्टीरिया भी स्टूडेंट्स नॉड फैक्टर को सीक्रेट करता है, नॉड फैक्टर को सीक्रेट करता है या रिलीज करता है। तो जो नॉड फैक्टर है वो रूट हेयर की कर्लिंग में रिस्पॉन्सिबल है, रूट हेयर की कर्लिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकंड में आपने कहा कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गया। अब रूट हेयर की कर्लिंग होने के साथ साथ बैक्टीरिया ने अंदर एंटर करने की तैयारी कर ली है। ये रूट हेयर सेल से पेनिट्रेट होगा और रूट्स के कॉर्टिकल रीजन को इन्फेक्ट करेगा। तो यहां जब इसका पेनिट्रेशन होगा, इस पेनिट्रेशन से पहले आपने कहा एक केमिकल इंटरेक्शन होगा, दैट इज द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। इसको आप प्रोटीन मीडिएटेड इंटरेक्शन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोटीन मीडिएटेड इंटरेक्शन और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में क्या होगा? जो लेक्टिन है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन और द ग्लाइकोप्रोटीन्स। और यहां आप देखिए जो बैक्टीरियल सेल सरफेस है उस पर मैंने पहले लिख दिया था कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप ये कहेंगे देयर इज ए डायलॉग इन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द रूट हेयर सेल, ठीक है। दिस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इज ए डायलॉग in between root hair cell and bacteria. This dialogue is the chemical interaction, this dialogue is the protein protein interaction, and just after this protein protein interaction the bacteria will enter into the root hair cell. अब आप ध्यान रखें this interaction establish the penetration। तो सेकंड स्टेप हमने ये लिखा केमिकल इंटरेक्शन हो गया, रूट हेयर की कर्लिंग हो गई, penetration of the rhizobium bacteria. This rhizobium bacteria always penetrate from the tip part of root hair. Root hair tip जो है इस रूट हेयर के टिप पार्ट से ही स्टूडेंट्स ही एंटर करेगा। इससे एंटर करने का रीजन क्या है? दिस रूट हेयर टिप कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द पेक्टोसेलुलोज। तो पेक्टोसेलुलोजिक अमाउंट जो है रूट हेयर टिप पर वो कम होता है, आप कहेंगे लेस पेक्टोसेलुलोज ये कंटेन करता है, कम पेक्टोसेलुलोज स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंट होता है, इसलिए ये रूट हेयर टिप से ही एंटर कर जाता है। क्योंकि इसकी जो लेटरल सरफेस है अगर यहां आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे ये जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा इस टिप पार्ट के बजाय, टिप पार्ट तो ग्रोइंग होता है इसलिए उस पर पेक्टोसेलुलोजिक सब्सटेंसेस की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि लेटरल पोजीशन पे आप ये कहेंगे पेक्टोसेलुलोजिक कंटेंट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये टिप पार्ट से ही एंटर करेगा। एंटर करने के बाद जैसे ही एंटर करता है तो देखिए इंट्रासेलुलर एक्टिविटी यहां शुरू होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया के एंटर करते ही एक स्टिमुलस इन सेल्स को मिलता है। तो जो रूट हेयर सेल सिंगल सेल है, एपिडर्मल आउटग्रोथ होता है और उसके बाद में कॉर्टिकल सेल्स, ये सेल टू सेल एक इंटरेक्शन एस्टैब्लिश होता है और यहां जो गोल्जी बॉडी डिराइव्ड वेसिकल्स हैं वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनाती हैं। तो इसका मतलब एक कंप्लीट ये वेसिकल जो है उससे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी। इन्फेक्शन थेरेड क्या है? इस इन्फेक्शन थेरेड की मैं ब्रीफ कर रहा हूं, हर एक बात आपको पता हो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो। दिस इन्फेक्शन थेरेड इज द ट्यूब लाइक एक्सटेंशन।
अब ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन कहां से आया, तो आपने कहा दिस इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनता कैसे है, तो ये जो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है ये स्टूडेंट्स गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल से आया है। जो गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स हैं, ये गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स जब एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं, सेल टू सेल ये जब कनेक्ट करती चली जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स इन्फेक्शन थेरेड का फॉर्मेशन करती हैं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनाती हैं, जो ट्यूबुलर एक्सटेंशन है, ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर मूव करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया जहां कॉलोनाइज हुआ था, आपने उस एरिया को कहा था राइजोस्फीयर। दिस राइजोस्फीयर इज द साइट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया, द राइजोस्फीयर इज द मल्टीप्लीकेशन साइट ऑफ बैक्टीरिया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया दो जगह हो रहा है, एक तो आप ये कहेंगे सॉइल में जहां राइजोबियम बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो रहा है राइजोस्फीयर में, और दूसरा आप ये कह सकते हैं इस इन्फेक्शन थेरेड में, यहां गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल से जो बना है, गोल्जी डिक्टियोसोम आप लिख सकते हैं प्लांट्स के केस में, जो गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स हैं या डिक्टियोसोम डिराइव्ड वेसिकल्स हैं, उनसे जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बना है, इस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन और इन्फेक्शन थेरेड में आप ये कह सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया कॉलोनाइज मल्टीप्लिकेट होता है। राइजोबियम मल्टीप्लिकेट इन ट्यूबुलर एक्सटेंशन, इन ट्यूबुलर एक्सटेंशन, इस ट्यूबुलर एक्सटेंशन में ये मल्टीप्लिकेट हो गया। अब ऐसे देखिए पूरे कॉर्टिकल रीजन की जो सेल्स हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देता है, और कॉर्टिकल रीजन की सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, तो इन्फेक्टेड कॉर्टिकल रीजन यहां क्रिएट हो जाता है। ये इन्फेक्टेड कॉर्टिकल रीजन ही एग्जैक्टली नोड्यूल है। कॉर्टिकल रीजन के इन्फेक्ट होने का मतलब नेगेटिव रेफरेंस नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। देखिए दोनों की सिम्बायोटिक एक्टिविटी है। राइजोबियम बैक्टीरिया को ऐसा स्पेस चाहिए था जहां ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट नहीं हो या फ्री ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट नहीं हो, ऑक्सीजन का जो फ्री फॉर्म है उसको वहां से रिप्लेस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और होस्ट प्लांट को N2 फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनीज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजनीज एंजाइम कंटेन करता है वो अपने नाइट्रोजनीज एंजाइम के साथ होस्ट सेल में, जो लेग्यूम प्लांट का होस्ट सेल है, उसमें एंटर हुआ, उसमें स्टैब्लिश हुआ, और उसमें स्टैब्लिश होने के बाद अपने N2 फिक्सेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने लगा। तो आप अगर इसके N2 फिक्सेशन की प्रोसेस को आप देखेंगे तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं बैक्टीरियोइड स्पेस क्रिएट कर देता है। स्टूडेंट्स वहां जो है ये एक स्पेस क्रिएट कर देता है जहां राइजोबियम बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसके चारों तरफ एक वॉल लेयर ये बना लेता है जिससे सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को ये अफेक्ट नहीं कर सके। तो फाइनली ये इस तरीके से नोड्यूल बन जाता है। अब ये नोड्यूल जो है वो आउटग्रोथ के फॉर्म में दिखाई देता है, कॉर्टिकल रीजन से बाहर आउटग्रोथ के फॉर्म में दिखाई देगा, जिसको आप क्या कहेंगे, रूट नोड्यूल। पर्टिकुलर सेल में इसकी एक्टिविटी कैसी होती है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया बैक्टीरियोइड स्पेस कैसे क्रिएट करता है, मतलब कॉर्टिकल सेल्स में। आपको इसकी अपीयरेंस बता रहा हूं मैं। ये कॉर्टिकल सेल है, सेल आप जानते हैं ये मेम्ब्रेनस स्पेस, सॉरी मेम्ब्रेनस एनक्लोजर रिप्रेजेंट करेगी। अब इस पर्टिकुलर सेल में बैक्टीरिया एंटर जो कर गया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया रॉड से बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। राइजोबियम ये आप देख लेना, रोड से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होता है, ठीक है। तो ये जैसे बैक्टीरिया एस्टेब्लिश हो गया यहां, अब ये अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है, बैक्टीरियोइड स्पेस। ये O2 फ्री एनवायरनमेंट यहां होगा, ये सेल का साइटोप्लाज्म होगा। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को बिना इंटरप्ट किए, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स उसको बिना इंटरप्ट किए ये प्रोसेस करता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपने चारों तरफ आप ये कह सकते हैं एक थिन वॉल लेयर, थिन लेयर सीक्रेट कर लेता है, जिससे एक्टिविटी अपनी करता रहता है।
अब O2 फ्री एनवायरनमेंट जो होगा इसका, ये O2 फ्री एनवायरनमेंट ही आप ये कह सकते हैं साइट ऑफ N2 फिक्सेशन है, क्योंकि कंप्लीट सेल को तो O2 फ्री किया नहीं जा सकता, ये साइट ऑफ N2 फिक्सेशन है। ठीक है, और आप लार्ज स्केल में देखें, अब ये तो सिंगल रेफरेंस मैंने बताया, लार्ज स्केल पे अगर आप देखें तो एक ही सेल में आपको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं बैक्टीरियोइड स्पेस के साथ सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये देखिए ऐसे जब फिक्सेशन का प्रोसेस लीड कर जाता है तब स्टूडेंट्स ऐसे बैक्टीरियोइड स्पेस जनरेट हो जाते हैं। ये सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये आपस में इनकी कनेक्टिविटी आप बता सकते हैं इस तरीके से, और इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। इनमें स्टूडेंट्स आप कहेंगे क्या प्रेजेंट है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हैं बैक्टीरियोइड स्पेस। ठीक है, जो O2 फ्री एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करेगा। ये राइजोबियम बैक्टीरिया। फिगर होस्ट सेल जिसमें N2 फिक्सेशन चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए आपने लिखा रॉड शेप है, ग्राम नेगेटिव है। एक और बात आप क्लियर करें कि जब राइजोबियम बैक्टीरिया N2 फिक्सेशन करेगा बैक्टीरियोइड स्पेस में, O2 फ्री एनवायरनमेंट यहाँ हो गया है। O2 फ्री एनवायरनमेंट किसके कारण हुआ? लैग हीमोग्लोबिन जो ऑटो स्कैवेंजर है, इसके कारण ऐसा हुआ। और देखिए ये जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, ये स्टूडेंट्स 4N हो जाती हैं जिनमें फिक्सेशन होता है, N2 फिक्सेशन। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स जो N2 फिक्सेशन रिप्रेजेंट करती हैं, ये स्पेसिफिकली टेट्राप्लॉइड हो जाती हैं। टेट्राप्लॉइड क्यों होती हैं? आप कहिए जस्ट आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया सेल को स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ राइजोबियम सेल को स्टिमुलस मिलता है और सेल जो है वो डिवाइड होती है। अब ये स्टूडेंट सेल जब डिवाइड होती है तो डिवीजन जो है वो एनाफेज तक तो प्रॉपर होता है, लेकिन टीलोफेज में आप ये कह सकते हैं ये इनहिबिट हो जाता है। तो ये सेल डिवाइड और डिवीजन जो है वो एनाफेज के बाद आप ये कहेंगे डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से जो सेल्स हैं, इन सेल्स की प्लॉइडी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? 4N। तो वैसे देखिए हमारे एनसीईआरटी में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन आपको एक परफेक्ट ये बात पता होनी चाहिए। आप बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि जो N2 फिक्सिंग साइट है या N2 फिक्सेशन जिन कॉर्टिकल सेल्स में हो रहा है, दीज कॉर्टिकल सेल्स आर द टेट्राप्लॉइड सेल्स और फॉरेन सेल्स। दीज कॉर्टिकल सेल्स आर द टेट्राप्लॉइड सेल्स और फॉरेन सेल्स। ये जो सेल्स हैं वो टेट्राप्लॉइड सेल्स और 4N सेल्स होती हैं जिनमें N2 फिक्सेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स चल रहा है। ठीक है, तो जो N2 फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने वाली सेल हैं उनकी प्लॉइडी यहां आपको क्लियर रखनी है, क्या होगी? 4N। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ कर लिया आपने। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने फ्रेंकिया लिखा है। जो फ्रेंकिया एलनस में नॉन लेग्यूम प्लांट्स में फिक्सेशन करता है। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक जैसे थे। आपने कहा था फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम है, ये फ्रेंकिया भी एरोबिक कंडीशन का है। नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ फ्रेंकिया एसोसिएशन करता है। आप ये ध्यान रखें, ये फ्रेंकिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दिस फ्रेंकिया इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एसोसिएशन इसका मिलेगा विद
नॉन लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स। तो ये स्टूडेंट्स फिक्सेशन का प्रोसेस है। अब देखिए N2 फिक्सेशन से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिज्म की डिटेल आपको पढ़नी है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया हम काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा जो बीजीए या साइनोबैक्टीरिया वो इन्वॉल्व हैं। तो हमें यह स्टूडेंट्स सिम्बायोटिक और एरोबिक दोनों अलग अलग कैटेगरी बनानी है, और सिम्बायोटिक और एरोबिक कैटेगरी जो अलग अलग हैं उनमें आपको एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म्स डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर 81 में अब मैं इसका रिमेनिंग पोर्शन आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम एक बात तो ये करेंगे कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन N2 फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उनका अपना नेचर क्या है, और उसके ठीक बाद कैसे प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से नाइट्रोजन उसको मिलता है, नाइट्रोजन सॉल्ट्स जो मिलते हैं उसको, उनको अपटेक करता है और कैसे उनको यूटिलाइज करता है। जस्ट आफ्टर द अपटेक और आफ्टर द फिक्सेशन जो प्लांट्स यूटिलाइज करता है नाइट्रोजन सॉल्ट्स को, उनसे कैसे अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स दो केमिकल रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं, जिसको हमने रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस कहा है। ठीक है, इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां भी डिस्कस कर सकते हैं, नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए एनसीईआरटी मेंशन करके आपको दे रही है, द नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन बोथ एग्रो इकोसिस्टम एंड द नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो एग्रो इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम है, उन दोनों में ही नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर क्यों बताया गया है। देखिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चरल फील्ड है, उनमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन सॉइल से ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और आपने इससे पहले पढ़ा था मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो वहां जो सॉइल माइक्रोब्स हैं वो फिक्सेशन करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन अपटेक करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट सॉइल माइक्रोब्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, इसलिए डेफिशिएंसी में पहले से ही नाइट्रोजन है। तो चाहे एग्रो इकोसिस्टम हो, चाहे आप ये कह सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट एरिया हो, नाइट्रोजन बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, नाइट्रोजन बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर होगा एग्रो इकोसिस्टम्स में और नेचुरल इकोसिस्टम में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्कस कर लेंगे, कैसे प्लांट उसको अपटेक करके यूटिलाइज करता है, या कैसे प्लांट फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन को यूटिलाइज करता है, इसका केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए बात कर लेते हैं फैट ऑफ अमोनिया। तो आपको ये पता है कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N, इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से फाइनली NH3 अमोनिया हम गेन कर लेते हैं। ठीक है, 2NH3 आप कहेंगे, और इसके लिए आपने डिस्कस कर रखा है 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी हुई है, पूरा मैकेनिज्म आपने डिस्कस किया है। तो फाइनली आपके पास एटलीस्ट ए मॉल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। अब ये देखिए जो अमोनिया बना है, दैट अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 ions। अमोनिया is protonated to form ammonium ions to form NH4 प्लस, और इनका अगर एक्यूमुलेशन प्लांट में होता है तो ये लिटर टॉक्सिक हो सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह दीजिए इन अमोनियम आयंस का और सॉइल से जो नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इनका एसिमिलेशन प्रोसेस किया जाता है, इनका एसिमिलेशन किया जाता है, और जो एसिमिलेशन है, इस एसिमिलेशन के थ्रू आप ये कहेंगे प्लांट सिंथेसाइज द अमाइनो एसिड्स। प्लांट्स सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। क्लियर। एमिनो एसिड्स प्लांट बनाता है। एमिनो एसिड सिंथेसाइज करने के लिए दो पाथवे हैं, देयर इज द टू पाथवेज, और आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं मेथड्स।
और इन पाथवेज और मेथड्स को हम यहाँ कहेंगे, फर्स्ट वन रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन, और सेकंड वन स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन का जो मेथड है, इससे जो अमोनियम आयंस हैं इनको यूज करके फाइनली प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और देन एमाइड्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस NH4 आयंस, फर्स्ट एक्टिविटी जो NCERT स्टूडेंट्स आपको दे रखी है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में प्लस NADPH, और ये आपको मेंशन करके दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स यहां बन जाएगा ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। ये जो ग्लूटामेट है, इस अमीनो एसिड से ग्लूटेमाइन एमाइड्स का फॉर्मेशन होगा। द एमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, यहां आप मेंशन कर सकते हैं ये जो है वो क्या बनाते हैं, फाइनली एसिमिलेशन के प्रोसेस से एमाइड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। यहां मेंशन कर देता हूं बी के साथ एमाइड्स, और एमाइड्स स्टूडेंट्स होते हैं मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग एन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो ये एमाइड्स तैयार कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ रिएक्शन हुआ। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, तो आप कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्लियर? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ NH3 आप कंबाइन करवा दीजिए। ये देखिए, अल्फा इमिनो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्फा इमिनो ग्लूटारेट, अल्फा इमिनो ग्लूटारेट स्टूडेंट्स एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट फाइनली बना है, हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करवा के ही डायरेक्ट इसको बना लेते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं क्या बना, इंटरमीडिएट, और अब इसके बाद ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज NADPH प्लस H प्लस,
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ बन जाएगा ग्लूटामेट, यहाँ फॉर्मेशन होगा ग्लूटामेट का। ये है ग्लूटामेट एमिनो एसिड, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ग्लूटामेट है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो आपने डिस्कस किया था रिडक्टिव एमिनेशन, ये हुआ रिडक्टिव एमिनेशन। क्लियर? रिडक्टिव एमिनेशन। अब जो ग्लूटामेट यहां बना है, ये ग्लूटामेट फिर से स्टूडेंट्स ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ट्रांस एमिनेशन और जब ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करेगा तो देखिए यहां से प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ग्लूटामेट प्लस अमोनिया एटीपी की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स होती है, NADP प्लस प्लस H प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा ग्लूटामिन। मैंने पहले भी आपको कहा था द एमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। द एमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मोर N2 कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं ये स्टूडेंट्स ये बनते हैं। एमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये फैट ऑफ अमोनिया है। फाइनली आपके पास बना ग्लूटामाइन एमाइड। अब देखिए ये जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है? आप जानते हैं ये फॉर्मेशन रूट नोड्यूल में होता है। साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स होस्ट सेल्स, ठीक है। रूट नोड्यूल सेल भी आप इनको कह सकते हैं, रूट नोड्यूल सेल। और देखिए एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या होगा यहां से, ये जो एमाइड्स बने हैं, दीज एमाइड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल्स, amides transported through xylem vessels. The amides transported through the xylem vessels. xylem vessels के थ्रू amides को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और यही देखिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी है जाइलम के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के ट्रांसपोर्ट का।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स हैं जिनमें यूरिएट्स का फॉर्मेशन होता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस यूरिएट्स, और ये जो यूरिएट्स का फॉर्मेशन होता है, यूरिएट्स भी आप कहेंगे एमाइड्स की तरह मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो यूरिएट्स हैं सोयाबीन में बनते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखा है सोयाबीन, और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आप ये देखिए सोयाबीन में जो यूरिएट्स बने हैं also transported through जाइलम वेसल्स, जाइलरी वेसल्स और जाइलम वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट में लाए जाते हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीटली आपके पास स्टूडेंट्स फैट ऑफ अमोनिया है, आप इसको नोट करें। और इसी के साथ जो N2 फिक्सेशन का प्रोसेस था, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ N2 था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस था वो हमने डिटेल में स्टडी किया, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और इंडस्ट्रियल सारे फिक्सेशन हमने डिस्कस किए हैं। जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है लेग्यूम प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कैसे होता है, तो इस तरीके से फाइनली जो वहाँ अमोनिया बना। आप एक जनरल क्वेश्चन भी ध्यान रखें, द अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। जो नाइट्रोजन साइक्लिंग होती है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमोनिया। ये जो अमोनिया है दैट इज प्रोटोनेटेड, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि ये जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किसमें कन्वर्ट होने लगता है? NH4+ आयंस में, अमोनियम आयंस में। और इस तरीके से 2 पाथवेज हैं हमारे पास, 2 मेथड्स हैं, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन, जिनके थ्रू आप ये कह सकते हैं फाइनली क्या बना लिया जाता है? एमाइड्स का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कर लिया जाता है। क्लियर? सो एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।